So today we are going to start polity part 2. So what we discussed previous Kanak, we discussed about history of the constitution. History of the constitution, like East India Company ने 1773 से 1857 तक क्या चेंजेस किए, we already discussed in part 1. One, Now in sir. this section, we will discuss about the crown rule. We can say the crown rule from 1858 to 1957. तो जिनका फर्स्ट लेक्चर रह गया वो अपना रिवाइज कर लें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे लिंक ले लेना, ठीक है, नंबर के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर कुछ प्रॉब्लम्स थी वो शेयर कर दूं सर? हाँ, वो सब मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, वो नेक्स्ट सेक्शन हम लोग ले लेंगे। पहले कर देते तो मैं आज ले ओके लेता सर, वो प्रॉब्लम्स। कोई बात नहीं सर। ओके सर, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958। सो यहाँ पे एक विद्रोह रिवॉल्ट हुआ था जिसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी से जितने भी उनके राइट्स थे, ट्रेडिंग एक्सेप्ट ट्रेडिंग, वो सब राइट्स ब्रिटिश क्राउन ने ले लिए। इसलिए हम इस पार्ट 2 में ब्रिटिश क्राउन में क्या क्या चेंजेस हुए उनको रीड आउट करें। फर्स्ट, the significant act was enacted in the wake of the revolt 1857, also known as the First War of Independence or Sipai Mutiny. So first war of independence का वो एग्जाम में भी पूछा जाता है। Your answer is 1857 revolt, and this is the name. The act known as the Act for the Good Government of India abolished the East India Company and transferred the powers of government, territories and revenue to the British Crown. यानी कि जो भी इंडियन टेरिटरीज जो ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक गवर्न कर रही थी, अब वो गवर्न किसके हुई होगी? ब्रिटिश क्राउन के थ्रू। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958। इसके फीचर्स क्या है? द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलो। It provided that India henceforth was to be governed by and in name of Her Majesty. It changed the designation of the Governor General of India to that of Viceroy of India. So सबसे मस्ट पॉइंट क्या है कि द पोस्ट चेंज, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो पोस्ट थी, जो हमारी 1835 में इंट्रोड्यूस हुई थी वॉरेन हेस्टिंग, सो पोस्ट हो गई वाइसराय ऑफ इंडिया। He was the direct representative of British Crown in India, Lord Canning. यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। लॉर्ड कैनिंग इज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वाइसराय। इन अदर वर्ड यू कैन से कि लॉर्ड कैनिंग ही पर्सन थे, उनको एज इट ही रखा गया, बट पोस्ट चेंज कर दी गई और वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ना आके ब्रिटिश क्राउन के अंदर आएंगे। Thus become the first viceroy of India. ये भी हमारे एमसीक्यू काफी टाइम पूछा है। फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। It ended the system of double government by abolishing the board of control and code of directors. प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्कस किए थे। कौन होते हैं? ट्रेडिंग के लिए एक, मिलिट्री के लिए होता था एक, डायरेक्ट आपको ब्रिटिश क्राउन को बताते थे। सो प्रीवियस लेक्चर में इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस, एक न्यू ऑफिस बना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया। सो को एग्जाम में क्वेश्चन ये बताता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया कब इंट्रोड्यूस हुआ फर्स्ट टाइम? तो आंसर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। vested with complete authority and control over Indian administration. The Secretary of State was a member of the British Cabinet and was responsible ultimately to the British Parliament. और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ओनली ऑन ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। तो यहाँ से एक नई पोस्ट आ गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एबोलिश किया हो गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। Now next, it established a 15-member Council of India
to assist the Secretary of State for India. So here is the question: how many members in the Council of Secretary of State for India first time? So your answer is 15 members. The council was an advisory body. Council क्या थी? Advisory, एक सलाहकार body थी. The Secretary of State was made the chairman of the council. और उस council के chairman कौन थे? Secretary of State. It constituted the Secretary of State in Council as a body corporate capable of suing and being sued in India and in England. और ये suit कहाँ हो सकते थे? India and in England. The Act of 1858 was, however, largely confined to the improvement of administrative machinery, because जो revolt हुआ था कहीं ना कहीं administrative machinery सही से वर्क नहीं कर पाई थी, ये ब्रिटिश क्राउन को लगा. सो 19 में इंप्रूवमेंट किया, बाय विच द इंडियन गवर्नमेंट वाज टू बी सुपरवाइज एंड कंट्रोल इन इंग्लैंड, एंड इट did not alter in any substantial way the system. बट सिस्टम को बहुत ज्यादा उन्हें चेंज नहीं किया, बट डायरेक्टली सुपरविजन बाय कंट्रोल बाय इंग्लैंड. जिसपे मैं आपके अंडरलाइन कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है. आफ्टर द ग्रेट रिवॉल्ट 1857, द ब्रिटिश गवर्नमेंट फील दैट द नेसेसिटी ऑफ सीकिंग द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री. बिफोर दिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री में कोई भी इंडियंस नहीं थे, और जिनको इंडियंस को वो रखते थे उन्हें कोई पावर ऑफ वेटो कुछ भी नहीं गिवन था. In pursuance of the policy of association, 3 acts were enacted by the British Parliament. एक 1861 में enacted हुआ, 1892 and 1909 में by British Crown. The Indian Council Act 1861 is an important landmark in constitution and political history of India. 1861 क्या था? Let's start. It made a beginning of the representative institution by associating Indians with the law-making process. Now, law-making process में Indians को representation मिल गई. This provided that the Viceroy should nominate some Indians as non-official member of his expanded council. अपनी council को expand किया और उन्हें non-official member बनाया. In 1862, Lord Canning, Viceroy, nominated 3 Indians to his legislative council: the Raja of Banaras, the Maharaja of Patiala, and Sir Dinkar Rao. First 3 member थे unofficial या non-official member जो council में select किए गए: Raja of Banaras, Maharaja of Patiala, and Sir Dinkar Rao. Next. 1860. Sorry. सर ये जो ये तीनों राजा सर ऐड किए गए थे, सर वो एडमिनिस्ट्रेशन में आए थे जब पार्लियामेंट तो होगा सर वो एडमिनिस्ट्रेशन में लॉ मेकिंग प्रोसेस यहाँ नोट करा है मैंने. लॉ मेकिंग प्रोसेस में नॉन ऑफिशियल. यस. ऑफिशियल नहीं किया जाता. It initiated the process of decentralization by restoring the legislative power to the Bombay and Madras presidency. अब तक centralized power थी बंगाल प्रेसिडेंसी के पास. Now यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी लेजिस्लेटिव पावर दी गई. उनकी पावर को रिस्टोर किया गया जो पहले उनसे लेके बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई थी. It thus reversed the centralizing tendency that started from the Regulating Act 1773 and reached its climax under the Charter Act of 1833. 1773 से 1833 तक जो सेंट्रलाइजेशन था टेंडेंसी को, उसको रिवर्स कर दिया इस पॉलिसी में. This policy of legislative devolution resulted in the grant of almost
complete internal autonomy to the province in 1937. तो उसने कंप्लीट एक इंटरनल ऑटोनॉमी प्रेजेंट करी प्रोविंसेस के लिए 1937. It also provided for the establish a new legislative council of Bengal. तो new legislative council of Bengal कब introduce हुआ? Your answer is council Act 1861. Northwestern provinces and Punjab, which were established in 1862, 1886, 1987 respectively. तो जो बंगाल वेस्टर्न काउंसिल और जो पंजाब थे 62, 80 से 97 में रिप्रेजेंट करे थे. नेक्स्ट, इट एम्पावर्ड द वाइसराय टू मेक रूल्स. वाइसराय को पावर थी रूल्स की बनाने की, एंड ऑर्डर्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल. It also gave a recognition to the portfolio system. Now this portfolio system कब introduce हुआ? बहुत सारे एग्जाम्स हमारे आ चुका है 1861. Introduced by Lord Canning. Who introduced portfolio system? Lord Canning in 1959. Under this, a member of the Viceroy Council was made in the charge of one or more departments of the government and was authorized to issue final orders on behalf of the council on matter of his department. तो पोर्टफोलियो सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1959 में, बट किस एक्ट के थ्रू हुआ है? तो 1861, इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कैनिंग. It empowered the viceroy to issue ordinance without the concurrence of the legislative council. During an emergency, the life of such an ordinance was 6 months. और अगर कोई इमरजेंसी है, इसके बिटवीन डिस्कशन नहीं हो पा रहा है काउंसिल में और कोई ऐसा ऑर्डिनेंस इशू कर दिया गया है, तो वो 6 मंथ तक ऑर्डिनेंस वैलिड रहेगा. नेक्स्ट, Indian Council Act 1892. It increased the number of additional non-official members in central and provincial legislative council. देखिए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब और बंगाल की बनी थी. तो 1892 में आके इनके जो नॉन ऑफिशियल मेंबर, यू कैन से द इंडियंस, उनको इंक्रीज कर दिया गया एडिशनल, बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन देम. It increased the function of legislative council and gave them the power of discussing the budget and addressing question to the executive. और यहाँ से उन मेंबर को ऐसे काउंसिल में बजट के ऊपर वो डिस्कस कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को पुट अप कर सकते हैं. ये पावर 1892 से दी गई. नाउ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को फर्दर इट प्रोवाइड for the nomination of some non-official member of the. एक मिनट में यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिवर्ट देंगे. 1861 में ही 3 हाई कोर्ट फाइनलाइज हुए थे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने स्लाइड रिवर्स करी. बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा या बंगाल आप कह सकते हैं. 3 हाई कोर्ट. फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में आया था, एंड हाई कोर्ट. एक क्वेश्चन काफी आते हैं, हाउ मेनी हाई कोर्ट केम इन इंडिया एट अ टाइम? आप कहेंगे 3. चलिए रिवर्ट बैक टू पवेलियन. यस, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल by the viceroy on the recommendation of the provincial legislative council and the Bengal Chamber of Commerce. तो यहाँ से क्या हुआ? नॉन ऑफिशियल मेंबर 2 टाइप में हमारे रखे गए हैं. तो एक तो द बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्युनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार एंड चैम्बर्स. तो यहाँ से म्युनिसिपैलिटी भी आपकी इंट्रोड्यूस हो गई थी, जिसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं. डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स आ गए थे आपके, बट ये सारे नॉन ऑफिशियल्स हैं हमारे. तो मेंबर भी आपने इंक्रीज करे. वो लोग क्यों इंक्रीज करते? ताकि ब्रिटिशर्स को दोबारा से वो रिवॉल्ट देखने को नहीं मिले जो 1857 में मिला था. The act made a limited and indirect provision for the use of election
in filling up some of the non-official seats both in the central and provincial legislative council. तो जो इलेक्शन था some restriction थी, कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं क्या? Now, the word election was however not used in this act. The process was described as nomination made by the recommendation of certain bodies. तो जो प्रोसेस था आपके इलेक्शन का वो ऐसा कोई इंट्रोड्यूस नहीं होता, बट सर्टेन जो बॉडीज थी उनके थ्रू आपको नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर वो बनाते थे. नाउ नेक्स्ट, तो प्रीवियस में हमारा क्या था मेनली, देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट, चलिए एक बार बता देता हूँ. इसमें हमारा लास्ट में इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी. मेन था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स बंगाल में स्टैब्लिश हुआ, बोर्ड ऑफ म्यूनसिपैलिटीज इसमें इंट्रोड्यूस हुए हैं. इलेक्शन का प्रोसेस नहीं आता है, मतलब आपके हमारे एग्जाम में नहीं है. लेजिस्लेटिव काउंसिल मेजोरिटी में बनी आपकी, और बजट के लिए डिस्कशन के लिए एडजस्ट किया था. ये थोड़े से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ 1909, यहाँ से बहुत तीन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं. द एक्ट ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स. लॉर्ड मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड लॉर्ड मिंटो वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया. तो इसलिए इसको हमने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म दिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड वाइसराय ऑफ इंडिया. It considerably increased the size of the legislative council, both central and provincial. The number of members in the central legislative was raised from 16 to 60. आप देखें कितने ज्यादा मेंबर बढ़ाए गए, एकदम 16 से लेकर 60 तक कर दिए गए. The number of members in the provincial legislative council was not uniform. और ऐसा नहीं था प्रोविंशियल काउंसिल में यूनिफॉर्म, हर जगह के हिसाब से उनके अलग अलग नंबर ऑफ मेंबर थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. It retained official majority in the central legislative council, but allowed the provincial legislative council to have non-official majority. जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनकी वो मेजोरिटी ज्यादा रख सकते थे, बट ऑफिशियल मेजोरिटी कम ही रहेगी. नॉन ऑफिशियल के लिए बहुत ज्यादा वर्क भी नहीं होता है, बट ठीक है डिस्कशन हो थोड़ा उनसे राय लेने के रख सकते थे. It enlarged the deliberative function of the legislative council at both the levels. For example, members were allowed to ask supplementary questions, move resolution on the budget and so on. अब तक तो क्वेश्चन आंसरिंग थी, अब तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी आप आस्क कर सकते थे. It provided first time for the Association of India with the Executive Council, Viceroy and the governors. Satyendra Prasad Sinha, important, became the first Indian to join the Viceroy Executive Council. So Satyendra Prasad Sinha became the first Indian to join Viceroy's Executive Council. Executive Council अभी तक Provincial Council में नॉन ऑफिशियल मेंबर था, मेन Executive Council में आप मेंबर बन गए. He was appointed as the law member. It introduced a system of communal representation. Communal representation की starting भी 1909 से हुई for Muslim by accepting the concept of separate electorate vote for Muslim. Separate electorate note कर लीजिए, एग्जाम में काफी टाइम पूछा गया. किसने इंट्रोड्यूस किया, किसके थ्रू हुआ, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909. Under this, Muslim members were to be elected by the Muslim voters. Thus, the act legalized communalism. Communalism को इसने legalize कर दिया था. And Lord Minto came the father of communal electorate. Important है पूरा 5th point. It also provided for the separate representation of presidency corporation, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी और जमींदार. तो एक सेपरेट प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन बना कॉमर्स, यूनिवर्सिटी और जमींदार के लिए 1909. नेक्स्ट 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 की बात करते हैं. ऑन 20 अगस्त 1917 ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड first time that its objective was the gradual
इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लाइन नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। The Government of India Act 1919 was thus enacted, which came into force in 1921. The act, also known as Montagu-Chelmsford Reform, where Montagu was the Secretary of State and Indian Lord Chelmsford was the Viceroy of India. 1909 Morley Minto Reform से है and 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म नाम से है। लेट्स सी इसमें क्या हुआ। इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। देखिए अब तक क्या था, जो सेंट्रल था, सेंट्रलाइज जो थे, प्रोविंशियल तो ने बॉम्बे काफी बना रखी थी, प्रेसिडेंसी पंजाब और फर्दर बहुत सारी बनी, बट कंट्रोल होल सोल में सेंट्रल का ही रहता था। फ्रॉम 1919 इनके बीच में पावर का थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थोड़े मैटर ऑफ डिस्कशन अलग कर दिए गए। द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर ऑथोराइज्ड टू मेक लॉज एंड अदर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। तो जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स उन्हें दिए गए थे, अब वो अपने अंदर ही लेजिस्लेचर के थ्रू डिस्कशन करके लॉ बना सकते हैं। बट स्टार्टिंग में इससे बिफोर नहीं था, सेंट्रलाइज ही था। हम डिसेंट्रलाइज की तरफ मूव हो रहे थे धीरे धीरे फ्रॉम 1857 टू टिल, बट अब तक हुए नहीं थे। अब हमने एक और काम दिया कि प्रोविंस को सब्जेक्ट से दिए कि आप इस पर लॉ अपने कर सकते। However, the structure of government continued to be centralized and unitary. It further divide the provincial subject into two parts. Provincial के subject two part में divide किए गए, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। कुछ तो ट्रांसफर कर दिया, कुछ अपने पास रिजर्व रखे गए कि उन पे आप नहीं कर सकते। द ट्रांसफर सब्जेक्ट वर टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। Reserve subjects, on the other hand, were to be administered by the governor and his executive council without being responsible to the legislative council. तो अभी की जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें जो रिजर्व रखे गए उसमें तो डायरेक्ट गवर्नर आपका डिस्कशन करके, और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ काउंसिल के। और जो ट्रांसफर्ड आपके सब्जेक्ट रखे गए उन पे आप डिस्कशन करके बना सकते हैं। Now this dual scheme of governance was known as Direcchi. So who introduced the Direcchi system? Montagu-Chelmsford reform, a term derived from the Greek word Direcchi, which means double rule. Direcchi means double rule. Provincial का भी अलग अपना subjects रहेंगे, centralized के रहेंगे. However, this experiment, sorry, I just a minute. सेकेंड, ये एक्सपेरिमेंट ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ये मैंने लाइन कट हो गई। चलिए नेक्स्ट। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरलाइजेशन। यहाँ से बाइकैमरलाइज भी इंट्रोड्यूस हुआ एंड डायरेक्ट इलेक्शन टू द कंट्री। बाइकैमरलाइज मींस टू हाउस होना चाहिए आपके, इसे हम कहते हैं बाइकैमरलाइज। एक होता है हमारा फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम मींस सेंट्रल एंड क्या मीनिंग बताया आपने बाइकैमरलिज्म? टू हाउस। इंपॉर्टेंट है ये। एंड डायरेक्ट इलेक्शन टू द कंट्री, और यहाँ से डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री हो। Thus, the Indian Legislative Council was replaced by the bicameral legislative consisting of an upper house, Council of State, and lower house, Legislative Assembly. अभी भी हमारे अपर हाउस और लोअर हाउस चलते हैं, आपको पता ही है। The majority of 4, it required that the 3 of the 6 members of the Viceroy Executive Council, other than the Commander-in-Chief, were to be Indians. तो मेजोरिटी ऑफ जो 4 कह रहा है, रिक्वायर्ड एट द 3 ऑफ द 6 में जो 3 हैं वर टू बी इंडियन, लेकिन उसमें कमांडर एंड चीफ नहीं होंगे कोई भी इंडियन। क्लियर? नेक्स्ट। It extended the principle of communal representation by providing separate electorate for Sikh, Indian, Christian,
एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियन। जो 1909 में ओनली मुस्लिम्स के लिए हुआ था, यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंडेड कर दिया गया फॉर 6 इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस के लिए। It granted franchisee to a limited number of people on the basis of property and tax. Next, it created a new office, the High Commission for India. सर एक मिनट पीछे करेंगे, मैं थोड़ा सा नोट डाउन करी थी, बस 2 सेकंड्स। सर चेंज कर लीजिए, थैंक यू। High Commissioner for India in London and transferred to him some of the function. एक कुछ स्पेस कम हो गया है, it her to I think perform by the Secretary of, अब Secretary of State की जो आपके कुछ ट्रांसफर कर दिया गया हाई कमीशन फॉर इंडिया, जो कि लंदन में था, तो एक नई पोस्ट आई। It provided for the establishment of a public service commission, PCS। हमारा public service commission कब introduce हुआ? 1919। Hence a central public service commission was set up in 1926 और central public service commission की बात करें 1926 में for recruiting civil servant। It separated for the first time provincial budget from this, पहले तो एक central budget बनता था ओवरऑल इंडिया के लिए, अब प्रोविंशियल बजट अलग बनेगा, सेंट्रल का बजट अलग बनेगा। जैसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट का भी बजट होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना बजट होता है। एंड ऑथोराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव टू एनेक्ट देयर बजट्स। इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 years ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्स। और आफ्टर 10 years बाय एक्सेक्यूटिव बॉडीज हमारी भाई कमीशन बनाएगा, जो से क्या करेगा, वर्किंग को आफ्टर चेक करेगा, वर्किंग आफ्टर 10 years कमिंग इनटू फोर्स। ठीक है, डन, इंक्वायर करेगा। तो यहां से सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये हाई कमीशन फॉर इंडिया। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। नाउ इंपॉर्टेंट इज साइमन कमीशन। What is Simon Commission? In November 1927 itself, 2 years before the schedule, the British government announced the appointment of 7-member of a commission under the chairmanship of Sir John Simon. Simon Commission Sir John Simon लाए थे to report on the condition of India under its new constitution. एक अब तक क्या था, बहुत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड होने लगी थी, स्टार्टिंग फेज में था। तो सर जॉन साइमन अपना एक साइमन कमीशन लेके आए। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर ब्रिटिश एंड हेंस ऑल द पार्टीज बाइकॉट। अब तक इंडियंस की बहुत पार्टीज बन चुकी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुकी है, CR दास की अपनी पार्टी बन चुकी थी, गदर पार्टी उधर वर्क कर रही, बहुत सारी पार्टीज थी। तो उन्होंने उसका अपोज किया, भाई इसमें इंडियंस नहीं है, हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे। The commission submitted its report in 1930 and recommended the abolition of डायरेची। और इसने डायरेची, जो डुअल हमारी डायरेची गवर्नमेंट चल रही थी प्रोविंशियल, उसमें जो इंट्रोड्यूस हुआ था लॉ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसका अबोलिशन करना चाहा। एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये वही था साइमन कमीशन जिसके बाद वो लाठी चार्ज हुआ था, फिर लाला जी की वो लाला इसको लाजपत बायकॉट राय, कर ली जी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। Establishment of Federation of British India and Princely States। और यहां से इन्हें फेडरेशन वर्ड स्टार्ट किया और ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स। साइमन कमीशन से रिलेटेड क्या था वो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट एंड सो ऑन। कम्युनल इलेक्टोरेट के लिए करा इन्हें टू कंसीडर द प्रपोजल ऑफ द कमीशन, द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वेंट 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और ये बाइकआउट होता जा रहा था, इसके बाद आई 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए कन्वेंस हुई of the representative of the British government, British India and Indian princely state। और उसमें कौन कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया जो ब्रिटिश इंडिया में रहेंगे, एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स लोग रिप्रेजेंट करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। On the basis of these discussions, a white paper on constitution reform was prepared and submitted for the consideration
of the Joint Selection Committee of the British Parliament. और यहाँ से व्हाइट पेपर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म किया गया, बनाया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए सबमिटेड कर दिया गया. The recommendation of this committee were incorporated with certain changes in the next Government of India Act 1935. और 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इसमें भी हमने कुछ चेंजेस करे. नेक्स्ट, नाउ कम्युनल अवार्ड. In August 1932, Ramsay MacDonald, the British Prime Minister, announced a scheme of representation of minorities, which came to be known as the Communal Award. The award not only continued separate electorate for the Muslims, Sikhs, Indian, Christian, Anglo-Indian, European, but also extended to its depressed class, यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए भी स्टार्ट कर दिया. Gandhiji was distressed over this extension of the principle of communal representation to the depressed class and undertook fast into that in the Yardeda jail, Pune. गांधी जी ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, और जब गांधी जी का अभी सॉल्व सत्याग्रह सब हो चुका था, गांधी जी को जेल में बंद कर दिया गया था. जैसे ही उन्हें पता लगा कम्युनल अवार्ड, उसके लिए उन्होंने एक स्लोगन दिया, फास्ट इनटू डेथ आता है. गांधी जी गेव स्लोगन फास्ट ऑनटू डेथ, फॉर विच कम्युनल अवार्ड, जो कि रामजे मैकडोनल्ड ने 1932 में दिया. एट लास्ट there was an agreement between the leaders of Congress and the depressed class. तो यहीं पे एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी थे, इनके थ्रू समझौता हुआ कांग्रेस और एंगेजमेंट एग्रीमेंट, जिसको हम पूना पैक्ट कहते हैं. रिटेन द हिंदू ज्वाइन इलेक्टोरेट एंड गेव रिजर्व सीट टू द डिप्रेस्ड क्लास, कि अब फ्यूचर में जब भी इलेक्शन होंगे हम आफ्टर आपको सीट देंगे रिजर्वेशन के लिए सब, लेकिन आप अपना ब्रिटिशर्स की तरफ मूवमेंट मत करिए, अगर वो आपको जो दे रहे हैं आप हमारे थ्रू ले लीजिए. तो एक पूना का समझौता हुआ, पूना पैक्ट. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में अब जो आया उसमें क्या हुआ देखते हैं. दिस एक्ट मार्क्ड अ सेकंड माइलस्टोन टुवर्ड्स अ कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया. It was lengthy and detailed document having 321 sections and 10 schedules. The features of this act are as follows. It provided for the establishment on all India Federation consisting of provincial and princely state as unites. सबसे पहले ने प्रिंसली स्टेट और इनको क्या क्या फेडरेशन से एक्ट यूनाइट्स वन किया. द एक्ट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट. यहाँ पे एक फेडरल लिस्ट बनी, इसमें फॉर सेंट्रल इसमें 59 आइटम्स रखे गए. प्रोविंशियल लॉ की लिस्ट बनी, इसमें 54 आइटम्स रखे. एंड द कॉन्करेंट लिस्ट, एक लिस्ट और बनाई फॉर बोथ, जिसमें दोनों लोग अपना रोल प्ले कर सकते हैं, प्रोविंशियल एज वेल एज स्टेट. कॉन्करेंट लिस्ट ये आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस है. रेस्ट देखते हैं आफ्टर 1957 क्या हुआ. तो इन नेम को ध्यान रखिएगा, आगे आएंगे. रेजिड्यूरी पावर वर गिवन टू द वाइसराय, हाउएवर द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग एज अ प्रिंसली स्टेट डिड नॉट ज्वाइन इट. अब जो प्रिंसली स्टेट से उन्होंने मना कर दिया 1985 तक हम आपसे ज्वाइन नहीं होंगे, तो फेडरेशन जो था आपका वो एक तरीके से पूरे केम इनटू फोर्स में नहीं आ पाया. इट अबोलिश डायरेक्ची, अब यहाँ से डायरेक्ची आपकी अबोलिश हो गई इन द प्रोविंशियस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और यहाँ से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्टार्ट हुई. इन इट्स प्लेस द प्रोविंसेस वर allowed to act as autonomous unit of administration in their defined spheres. Moreover, the act introduced responsible government in provincial. The governor was required to act with the advice of ministers responsible to the provincial legislature. This came into effect 1930 and was discontinued 1995. अब इसमें कहते हैं जो गवर्नर थे आपके, वो आपके प्रोविंशियस के जो आपके मिनिस्टर थे उनके भी रिस्पॉन्सिबल थे कि उनके भी थ्रू गाइडलाइंस लेंगे, उनके थ्रू चलेंगे,
तभी तो इसे प्रोविंशियल ऑटोनोमी हमने वर्ड बोला। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरेची एट द सेंटर, और सेंटर में इसमें एडॉप्शन की डायरेची। कॉन्सिक्वेंटली द फेडरल सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू रिवर्स सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट, और अगेन जो आपके जो सब्जेक्ट्स है 3 में हमने डिवाइड किए थे, वो अगेन ट्रांसफर और रिवर्स सब्जेक्ट में सेंट्रल के लिए डिवाइड हो गए। However, this provision of the act did not came into operational at all, क्योंकि इस टाइम तक बहुत सारी चीजें जो लोग बाइकआउट करने लगते, प्रिंसली स्टेट ने बाइकआउट कर दिया था। It introduced bicameralism in 6 out of the 11 provincial, तो जो 11 प्रोविंसेस में 6 ओनली ने बाइकैमरलाइज यानी कि 2 हाउस इंट्रोड्यूस करे अपने यहाँ। Thus the legislature of Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam and United Provincial were made bicameral। ये हमारे 6 जो थे बाइकैमरल हुए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। ये मैं पीडीएफ दे दूंगा, नोट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। It further extended the principle of communal representation by providing separate for depressed class। शेड्यूल कास्ट को यहाँ पे उनने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, वुमेन को दे दिया एंड लेबर क्लास को भी दे दिया। इट अबोलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया, इसने काउंसिल ऑफ इंडिया को अबोलिश कर दिया। एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के थ्रू काउंसिल ऑफ इंडिया बनी थी। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज प्रोवाइडेड with a team of advisor। It extend franchisee, about 10% of the total population got the voting rights। अब 10% जो हमारी population थी उसे voting का rights भी मिल गया था। It provided for the establishment of the Reserve Bank of India। Reserve Bank of India introduce हुआ। Control the currency and credit of the country 1935 के through। Provide establishment of not only federal जी सर क्लास ओवर हो जाएगी तो फिर कंटिन्यू करेंगे अभी क्या? नहीं, बस क्लास ओवर क्या नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इंट्रोड्यूस हुआ है और यहाँ से फेडरल कोड भी सेटअप हुए हैं और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। बस फिनिश, ये नोट कर लीजिएगा। बस इसके बाद हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 रह गया, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इट्स फाइनल। पीडीएफ मैं आप पे डाल दूंगा आपको इसकी।